नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए हमने एक क्लास चालू कर रखी है, जिसकी आज हमारी ये 10वीं क्लास होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी क्लास को बिना देर किए। जब व्यपगत सिद्धांत जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो व्यपगत सिद्धांत प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी भारत का क्या था? तो गवर्नर जनरल था। डलहौजी। डलहौजी के समय क्या होता है? 1853 में पहली ट्रेन चलती है। 1853 में पहली ट्रेन चलती है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी किसके समय चलती है? इसी के समय चलती है। लोक निर्माण विभाग की शुरुआत भी कौन करता है? डलहौजी करता है। कौन करता है? विभाग है ना, विभाग की शुरुआत भी कौन करता है? लॉर्ड डलहौजी करता है। हड़प नीति या व्यपगत नीति लाने वाला भी कौन है? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इस डलहौजी के नाम पर एक झील है जिसका नाम क्या है? डल झील। जो कहाँ पर है? तो जब वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, डलहौजी। और इसके बाद जो आता है वो कौन आता है? कैनिंग। कौन आता है? कैनिंग। और कैनिंग आता है, उसके समय क्या होता है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है? तो भारत के किस भौतिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है? तो स्पष्ट रूप से जो शीत ऋतु नहीं है वो प्रायद्वीपीय भारत में नहीं है। कौन से क्षेत्र में नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत में। किस क्षेत्र में नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत में स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की कोई शीत ऋतु नहीं होती है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है या जो दक्षिण भारत है आपका, वो किसके निकट होता है? तो वो होता है आपके भूमध्य रेखा के निकट। किसके निकट होता है? ये 0 डिग्री होती है, भूमध्य रेखा के एकदम निकट होता है। और आसपास इधर क्या होता है? समुद्र होता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के निकट होता है, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर किसी भी प्रकार की शीत ऋतु देखने को नहीं मिलती है। और ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो मौसम होता है वो कैसा होता है? आर्द्रता वाला। कैसा मौसम होता है? आर्द्रता। क्या पाई जाती है? आर्द्रता की अधिकता पाई जाती है। समुद्र के पास होने के कारण, जल वाष्प की क्रिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की शीत ऋतु नहीं होती है। मौसम में क्या रहती है? हमेशा नमी रहती है। क्या रहती है? नमी रहती है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से आपको क्या नहीं दिखने वाली है? यहाँ पर शीत ऋतु नहीं दिखने वाली है। जैसे शीत ऋतु मध्य भारत में और उत्तर भारत में होती है ना, उस प्रकार की स्पष्ट शीत ऋतु नहीं होती है। जैसे अपने यहाँ पर अक्टूबर नवंबर माह में क्या हो जाता है चालू? शीत ऋतु हो जाती है कर्क रेखा वाले क्षेत्र में। लेकिन इस समय भूमध्य रेखा के आसपास आपके सूर्य होता है और प्रकाश यहाँ पर ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर जलवाष्प की क्रिया होती है। और जलवाष्प की क्रिया के कारण वातावरण में क्या होती है? नमी होती है। और समुद्रता से निकटता के कारण, यहाँ के वातावरण में नमी होने के कारण यहाँ स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से नहीं है। यहाँ पर शीत ऋतु होती है, मौसम ठंडा होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। अगला क्या है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वहाँ स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। गणगौर उत्सव किस ऋतु का स्वागत का उत्सव है? किस ऋतु के समय या किस ऋतु के स्वागत उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है वसंत के समय, ठीक है। कौन सी ऋतु के आगमन के समय? तो वसंत ऋतु के समय, ठीक है। और ये किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो ये है आपका राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। तो गणगौर कहाँ प्रमुख रूप से मनाया जाता है? राजस्थान में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। – 2002 में संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या को तक बढ़ा दिया गया था। तो 2002 में मौलिक कर्तव्य की संख्या को 2002 में कितना कर दिया था? तो 11।
कितना कर दिया था, 11 कर दिया था। और 11वां मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य कौन सा था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य था माता पिता का अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालक या जो भी पालक है या जो भी माता पिता है उनका मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे हैं उन कितने उम्र के, 6 से 14 वर्ष की उम्र के, उनको शिक्षा प्रदान कराए। ठीक है, तो ये कब शामिल किया गया था, 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में। महाबलीपुरम में सौर मंदिर वास्तुकला शैली की एक उदाहरण है, शैली की एक उदाहरण है। महाबलीपुरम में सौर मंदिर वास्तुकला शैली की एक उदाहरण है या शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सी शैली का उदाहरण है, द्रविड़ शैली। कौन सी शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है, और महाबलीपुरम के जो सौर मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो ये 8वीं शताब्दी में माना जाता है। कब होता है, 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में माने जाते हैं महाबलीपुरम के मंदिर स्मारक, तो 8वीं शताब्दी में। किस वंश के द्वारा, तो पल्लव राजवंश के शासनकाल में इन मंदिरों का क्या होता है, निर्माण होता है। किनका, तो आपके महाबलीपुरम जो कहाँ पर आता है, आपके तमिलनाडु में आता है। और इनको कब, तो 1984 में, 1984 में किसमें शामिल किया गया था, तो महाबलीपुरम के जो सौर मंदिर है उसको कब 1984 में किसमें शामिल किया गया था, तो यूनेस्को में। किसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, किसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसको। किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया बुक लिखी है, तो इसके जो लेखक है वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने पहली बार किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो हमने एक ट्रिक देखी थी जिसको बोलते हैं बकमा बंटू, है ना, BNTU बकमा बंटू। तो 1 2 सेकेंड वाला मतलब 1886 के अधिवेशन में कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की थी। 1906 में भी इन्होंने क्या की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसमें क्या है, स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो क्या की गई थी 1906 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, दादा भाई नौरोजी में। और उसमें पहली बार कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत काय की मांग की गई थी, तो स्वराज्य की मांग की गई थी। और पूर्ण स्वराज्य 1929 लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तेरह 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया, तब वहां का हिंदू शासक कौन था। रणथंभौर ये राजस्थान में आता है। कहाँ आता है, राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। और वहां का जो शासक था वो कौन था, हम्मीर देव। कौन था, हम्मीर देव वहां का शासक था। 1303 किस पर आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ पर। किस पर, चित्तौड़गढ़ पर। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है, तो कौन सी पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। इस प्रकार बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार आपका दक्षिण में सतपुड़ा हो जाती है और उत्तर पश्चिम में यहाँ से गुजरात वाले क्षेत्र से राजस्थान से हरियाणा। कौन सी पर्वतमाला चली जाती है, तो ये चली जाती है आपकी अरावली।
तो इन दोनों के बीच में, तो दक्षिण और उत्तर पश्चिम में, ये आपका पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया। यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला होगी? तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम हो जाता है क्या, अच्छा यहाँ इधर आएगी ना, यहाँ पर आएगी, ठीक है। इधर एक नदी आती है जिसका नाम हो जाता है नर्मदा नदी, और यहाँ पर हम देखते हैं इधर एक पर्वतमाला हो जाती है जो हो जाती है कौन सी, विंध्याचल। तो कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी यहाँ पर, विंध्याचल। कौन सी, विंध्याचल, ठीक है। ये कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है सतपुड़ा, और ये वाली कौन सी हो जाती है, ये कौन सी हो जाती है, अरावली, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, ये वाली, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला किन किन के बीच में, सतपुड़ा, और उत्तर पश्चिम में किसके बीच में, तो अरावली के बीच में स्थित है। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव हर साल किस दिन शुरू होता है? तो ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को होता है। इसको हमने कल भी देखा था। कितनी तारीख को होता है, 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष कितनी तारीख को होता है, 1 दिसंबर को चालू होता है, और 1 से कब तक चलता है, 10 दिसंबर तक चलता है। कितने दिन चलता है, 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 क्या इकाई की स्थापना होती है, नागालैंड की स्थापना होती है। नागालैंड स्थापना दिवस के रूप में इसको बनाया जाता है। और कितने दिन चलने वाला उत्सव है, तो 10 दिन चलने वाला उत्सव है। उत्सवों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का है, नागालैंड का। कितने दिन का होता है, 10 दिन का। कब चालू होता है, 1 दिसंबर को। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? वर्नाकुलर एक्ट किसने पास किया था 1878 में? तो ये किसने किया था, लिटन ने। किसके समय, लिटन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, लिटन के समय। अब लाड वाड लगाना जरूरी नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं ये, तो सीधा देखो आप क्या है, लिटन। किसी भी वायसराय के आगे लाड लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने को लूटा है, सिर्फ और सिर्फ लूटा है, ठीक है। जबरदस्ती हमसे लाड शब्द इस्तेमाल करवाते हैं। तो क्या कौन है, लिटन के समय में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजों के खिलाफ और उनके बिना पूछे किसी भी प्रकार की खबर छापता था तो उसकी प्रेस और उसकी सारी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में एनपीके शब्द एक ऐसा संयोजन है जहां एन का घोतक है। तो एन का घोतक क्या होता है, नाइट्रोजन। एनपीके, ये जो किसान वर्ग वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एनपीके एक रासायनिक उर्वरक होती है जिसे 12-32-16 के रूप में देखा जाता है। जो भी उर्वरक खेतों में डालता है उन्होंने देखा होगा 12-32-16 के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक बार देख लेना खाद की बोरी पर क्या होता है। तो यहाँ पर एन का मतलब होता है क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। पी फास्फोरस, ठीक है। और के पोटेशियम, के क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। तो एनपीके, तो एनपीके शब्द किसका घोतक है, तो ये है। पी किसका घोतक है, तो नाइट्रोजन का, सॉरी एन किसका है, नाइट्रोजन का। पी किसका है, फास्फोरस का। और के किसका है, पोटेशियम का। एनपीके तो पूछा किसका है, केवल एन का पूछा है, तो नाइट्रोजन। बिहू किस राज्य से संबंधित है, बिहू असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है बिहू, असम राज्य से संबंधित नृत्य है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, ठीक है। तो बिहू किससे संबंधित है, असम से संबंधित है। असम में हम और क्या देखते हैं, तो एक और नृत्य देखते हैं जिसका नाम क्या होता है, बगरुम्बा, बगरुम्बा, सत्रिया, सत्रिया। ये दोनों कहाँ पर चलेंगे, असम में चलेंगे। इसके अलावा एक मेला लगता है जिसको क्या बोला जाता है, अम्बू वाचिका मेला, ठीक है। कहाँ लगता है, एक माता मंदिर होता है, कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है, असम में। माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप कहाँ पर है, वो भी असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र
नदी जिस पर भारत का क्या है NW2 भी कहाँ पर है, तो असम में ही स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको, असम में मिलेगा। यहाँ पर जो जनजाति है वो कौन सी है, बोडो जनजाति। कौन सी है, कौन सी जनजाति है, बोडो जनजाति। और बोडो यहाँ की क्या है, भाषा भी। और एक और भाषा कौन सी है, असमिया भाषा। कौन सी है, असमिया भाषा, जिसे राजभाषा का दर्जा दे रखा है इन दो भाषाओं को, ठीक है। किस प्रसिद्ध मंदिर को बृहद मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राजराज चोल प्रथम ने करवाया था, तो तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित से, तंजौर में, तंजावुर या फिर तंजौर में। कहाँ पर आता है, TN में। निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण तो क्वेश्चन में दे रखा है, राज प्रथम ने, ठीक है। किस वंश के थे, चोल वंश के थे। किस वंश के थे, चोल वंश के शासक थे। और इन मंदिरों को कब शामिल किया गया है, तो इन मंदिरों को 1987 में किसमें शामिल कर रखा है, यूनेस्को में। किसमें, यूनेस्को में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब, तो ये करा है 1987 में। जब ब्रिटिश भारत में एक कानून के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तब कौन गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक। 1829, कब, 1829 में। तो कौन था, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक उस समय क्या था, वाइसराय नहीं था, गवर्नर जनरल था, ठीक है। क्या था, गवर्नर जनरल। और यही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक होता है। और इस समय इनका सहयोग किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय। किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने। किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने इनका सहयोग दिया था। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर सेकंड ने इनको क्या दी थी, तो राजा की उपाधि इनको प्रदान की थी। तो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1829 में ये कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसमें जो भारतीय थे किसने विशेष सहयोग दिया था, तो ये दिया था राजा राम मोहन राय जी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और किस अफगान शासक के बीच लड़ी गई थी, तो इसमें मराठा की पराजय होती है। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो अफगान शासक कौन था, अहमद शाह अब्दाली था। और इस तरफ से कौन था आपका, तो मराठा की तरफ से जो सेनापति था वो था सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। तो ये किसकी तरफ से, तो मराठा की तरफ से सेनापति था। तो 1861 में पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी, अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। सरोजा वैद्यनाथन को उनकी नृत्य शैली के लिए, उनकी किस नृत्य शैली के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री पुरस्कार और 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये है
भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में से, ठीक है। और किस राज्य का है ये? तो ये है भारत के तमिलनाडु राज्य का, तमिलनाडु राज्य का ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। जो भी लोग देख रहे हैं वो इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को कमेंट बॉक्स में लिखकर इनका आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको 8 शास्त्रीय नृत्यों के नाम यहाँ पर मुझे बताना है, ठीक है। तो भरतनाट्यम किसका है? तो ये हो जाएगा आपके तमिलनाडु का। और इसको क्या कहा जाता है? दासी अट्टम। क्या कहा जाता है? दासी अट्टम भी कहा जाता है। दासी अट्टम किस लिए कहा जाता है? तो दासी अट्टम कहा जाता है इसे देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किए जाने के कारण इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और वर्तमान नाम क्या है इसका? भरतनाट्यम है। गंगा या गंग राजवंश द्वारा निर्मित बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? तो गंग राजवंश द्वारा निर्मित जो किला है बाराबती किला वो ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में जाएगा? ओडिशा में आ जाएगा। ओडिशा किस राज्य में आता है? ओडिशा राज्य में आएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य जाति, लिंग, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान में से किसी भी आधार पर क्या नहीं करेगा? तो भेदभाव को प्रतिबंधित करेगा, ठीक है। तो भेदभाव को प्रतिबंधित करेगा, किसी को रोकेगा नहीं आने जाने से, या भेदभाव नहीं करेगा। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। और गारंटी देता है कि राज्य जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान में से किसी भी आधार पर, मतलब इनमें से किसी एक भी आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करेगा। मतलब सब पे करना है तो किसी पर भी करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 15। किस पर? अनुच्छेद 15। भारत में पहली बार जनगणना वर्ष में आयोजित की गई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। कब? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। ये अनियमित थी, पूरे क्षेत्र में नहीं हुई थी, इसलिए इसको नियमित नहीं कहा जाता है। तो कब हुई थी? 1872 में। और कौन था इस समय? मेयो। कौन था? मेयो था। इसके बाद कब होती है? 1881 में। किसके समय? रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। तो भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में, भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय में। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा यह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में हो जाएगा इसका आंसर? तो वो हो जाएगा राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। यहां से क्या क्या मिलते हैं? जूते हुए खेत, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है। हवन कुंड या यज्ञ वेदी कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिलती है? तो ये भी कालीबंगा से ही प्राप्त होती है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भगोरिया नृत्य उत्सव किस जनजाति में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो भील जनजाति में। और किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। तो भगोरिया नृत्य उत्सव
किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा होता है? तो ये विशेषकर होता है भील जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। और कब होता है? विशेषकर ये होता है होली के अवसर पर। कब होता है? होली के समय पर इसे किया जाता है, भील जनजाति द्वारा ये किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में? विशेषकर झाबुआ जिले में। ठीक है, झाबुआ जिले में। और भील क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। जनजाति कौन है? भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो भारत में संविधान के अधिकार का स्रोत जनता को माना जाता है। किसको माना जाता है? जनता को। और शुरुआत में आप देखते हो प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, तो किसको माना गया है? जनता को। जनता को माना गया है। और कहाँ पर ये उल्लेखित है? तो प्रस्तावना में। कहाँ पर है? प्रस्तावना में ये उल्लेखित है। ठीक है, हम भारत के लोग। तो जो संविधान में अधिकार का स्रोत है, संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो किसे माना गया है? जनता को माना गया है। तो भारत में सर्वोच्च शक्ति कौन है? जनता है। किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? मुगल दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे। तो ये थे जहांगीर के दरबार में, सलीम के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में। ठीक है, कौन प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर क्या थे? प्रमुख चित्रकार, जहांगीर के दरबार में रहते थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था? तो लगभग 8% का अंतर था। कितना प्रतिशत अंतर था? तो लगभग 8% का ये अंतर देखने को मिलता है। 8% का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या 25 क्वेश्चन थे ये हमारे, जो हमारे पूरे होते हैं। और ये हमारी क्लास आज की कौन से नंबर की थी? तो 10वीं क्लास की, 10वें नंबर की ये हमारी क्लास रहने वाली है। बहुत ही जल्द हम यहाँ पर एक और चीज़ प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम 2023 जनवरी 2023 से अब तक करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके क्लास में कवर करने वाले हैं, जिससे आपकी आने वाली जो दिल्ली पुलिस है और एसएससी जीडी है उसके लिए आपकी जो करंट की टेंशन होती है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हमारा जो 2023 का वार्षिक करंट है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं।